हेलो एवरीबॉडी, सो आई वेलकम यू ऑल टू एनसीईआरटी रिकॉल ऑफ अनदर चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर आपकी इकोलॉजी का, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आप इस सीरीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज एंड तक खत्म करना है। मुझे आपके मार्क्स कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। लेकिन जो पहली बार दिख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये सीरीज बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है, आपने चिंटू नोट्स रिवाइज करे, आपने पीवाईक्यू किया, एक बार आप ये एनसीईआरटी रिकॉल कर लेते हैं, आपको खुद पता चलेगा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चन है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। क्या मुझे एनसीईआरटी आती है? क्या मैं एनसीईआरटी रिवीजन के लिए और बेटर क्वेश्चंस कर सकता हूँ? क्योंकि आपको इससे बेटर क्वेश्चंस मिलने नहीं वाले हैं। एनसीईआरटी से अगर एनटीए पेपर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? इन सब सवालों का जवाब आपको एक वीडियो में मिलता है। एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी है हमने, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो डायग्राम है। तो मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, सब कंप्लीट है। एक बार आप करके देखो और एकदम ऑनेस्टली करना, साथ साथ में सॉल्व करना, और अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे 2025 वाले एस्पिरेंट्स को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, ये हम हर चैप्टर के लिए करने वाले हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन आपको भी रेगुलर रहना है। आपकी भी मुझे इनपुट दिखना चाहिए। आपका इनपुट मुझे कैसे दिखेगा? लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू। तो आई ऑलवेज अवेट दैट। ऑल्सो अगर आप 2026 के एस्पिरेंट है, 2027 के एस्पिरेंट है, आप 26 या 27 में नीट का पेपर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आकर रेजिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम के साथ आप तैयारी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, anandmoney.in वेबसाइट पे जाना है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आपकी कैटेगरी नीट यूजी है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको सारे पैचेस दिखाई देंगे, चाहे वो 1 ईयर प्रोग्राम के हैं, चाहे वो 2 ईयर प्रोग्राम के हैं। आप यहाँ पर आकर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एक डेडिकेटेड और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ कोई फोन अलाउड नहीं है। बिल्कुल बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके और एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट इंश्योर करे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको कुछ भी क्वेरी है हमारे साथ आके यहाँ पे पढ़ने से रिलेटेड, ऑफलाइन सेटल होने से रिलेटेड, तो हम गिविंग यू अ नंबर 9007002666। आप इस पे कॉल कीजिए और आपके सारी जितनी भी परेशानियां हैं यहाँ पर आने से रिलेटेड, सेटल होने से रिलेटेड, हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से कुछ भी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे उसका आंसर जरूर मिलेगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो 9007002666 नंबर नोट कर लेना और बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। तो पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन है, अभी आप देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। ये तो वैसे भी फैक्चुअल चैप्टर है, यही देखना है कि फैक्ट्स कितने याद है। तो सारा रिवाइज हो जाने वाला है। 2 हिस्सों में चैप्टर है, पहले बायोडाइवर्सिटी और फिर उसका कंजर्वेशन है। तो बायोडाइवर्सिटी, उसमें क्या क्या लॉसेस हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, देखो जरा। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने पॉपुलराइज करी थी? एडवर्ड विल्सन ने, है ना। रॉबर्ट हुक आप कहाँ पढ़ते हो? डेड सेल की डिस्कवरी में। हैकल के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो? ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, वहां पर पढ़ते हो। टेंसली के बारे में, इनका पूरा नाम वैसे एजी टेंसली होगा। टेंसली के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म इनका है, तो वहां आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाने वाला है? सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने तरीके की बायोडाइवर्सिटी है? तो आपको याद होगा 3 बता रखी है एनसीईआरटी ने। जेनेटिक बता रखी है, इकोलॉजिकल बता रखी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बता रखी है। तो सारी ही चीजें करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि अगर मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो राउ वोल्फिया का ही दे रखा है, कि हिमालयन रेंजेस में आपको मिलते हैं और इतनी डिफरेंट, है ना, एक ही स्पीशीज है, उसके अंदर आपको इतनी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस वहां पर देखने को मिलती हैं। राइस और मैंगो की कौन सी वेराइटी बता रखी है? तो राइस और मैंगो की भी जेनेटिक डाइवर्सिटी ही आपको बता रखी है। अगर आपको याद हो तो वहां लिखा हुआ है कि राइस की आपके पास 50,000 जेनेटिक स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं और मैंगो की 1000 जेनेटिक स्ट्रेन्स अवेलेबल है। तो राइस सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे मैंगो और राव वोल्फिया वोमिटोरिया, ये सब जेनेटिक वेरिएशंस में ही आपको देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज मोर देन डैश जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन। देखो जो लाइन से बन सकता था क्वेश्चन वो अगले में ले लिया, तो लाइन एक भी नहीं छोड़ी है एनसीईआरटी की। राइस कितना है बच्चे? 50,000 है और मैंगो कितना है? 1000 है ना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। द डैश घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द डैश घाट्स। जो दूसरी डाइवर्सिटी है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका कौन सा एग्जांपल आपको दे रखा है? एम्फीबियंस का दे रखा है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे। तो ऑफकोर्स आपको वेस्टर्न घाट में ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है स्पीशीज की एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो तीसरी कौन सी डाइवर्सिटी है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बता रखा है आपको कि इंडिया में एज कंपेयर टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? डिफरेंट तरीके के इकोसिस्टम मिलना। तो यहाँ आपको डेजर्ट्स मिल रहे हैं, रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड्स है, ये सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी ही डाइवर्सिटी है। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी और उसको कंजर्व करना
क्या ये सिर्फ एक नेशन का कंसर्न होना चाहिए? क्या ये सिर्फ कुछ स्टेट्स का कंसर्न होना चाहिए, सिर्फ कुछ राज्यों का कंसर्न होना चाहिए? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का कंसर्न होना चाहिए। हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ये इंटरनेशनल कंसर्न होगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, IUCN क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में रेड डेटा बुक, रेड लिस्ट बार बार आएगी। वो लिस्ट कौन दे रहा है? IUCN दे रहा है। इनिशियली लिखा हुआ है कि पूरी टेक्सोनॉमी कर ये बताना कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, ये भी हमें IUCN ने बताया है। और जो रेड लिस्ट बनती है वो भी ये बनाते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इंटरनेशनल है ये, इंडियन नहीं है। यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी अज्यूम कर रखी है? तो ये PYQ है, ये बहुत रिपीटेड PYQ है। अगर आपने वो सीरीज मेरे साथ करी होगी तो आपको पता होगा, ये बार बार पूछते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप देखने चलो, एक्स्ट्रापोलेट करो तो 20 मिलियन के करीब डेटा है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो रॉबर्ट मे ने थोड़ा साउंड एस्टिमेट दिया था और उन्होंने बताया था कि आप कितना डाइवर्सिटी मान के चल सकते हो, 7 मिलियन। तो ये मानने में, सुनने में, समझने में थोड़ा ज्यादा साउंड है, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो ये 7 मिलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप आर। तो सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट है ना। देखो 70% एनिमल होते हैं, बाकी के प्लांट्स होते हैं। एनिमल में भी सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी आपको सबसे ज्यादा इंसेक्ट मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? इंसेक्ट्स मिलते हैं आपको। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। प्लीज इसको रिवाइज करके जाना। ये जो पाई चार्ट है मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनवर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल ग्रुप आ रहे हैं, फिर मॉलस्क और फिर क्रस्टेशियंस आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारी अवेलेबल स्पीशीज में 70% से ज्यादा तो क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। कौन होते हैं? एनिमल होते हैं। और जो बाकी के आपके पास प्लांट्स हैं वो 22% से ज्यादा नहीं है। ये दोनों डेटा हमको दे रखा है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको प्लांट्स में किसकी देखने को मिलती है? फंगस की। ये सब इसी पाई चार्ट से बने हुए क्वेश्चन है। अगर आप प्लांट्स को देखेंगे तो ये प्लांट्स वाला पूरा का पूरा पाई चार्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से दिमाग में आ सकता है, इस क्वेश्चन से दिमाग में आ सकता है कि प्लांट्स में फंगस कब से आने लग गया, प्लांट में तो फंगस होता नहीं। तो ये एनसीईआरटी के इसी चार्ट से बनाया हुआ बेटा। ये पूरा प्लांट का पाई चार्ट है और इसमें ज्यादा आपके पास फंगस है। अगर प्लांट किंगडम बोलते ना तो हम आंसर एंजियोस्पर्म देते। पहले फंगस है, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर एल्गी है, मोसस है, फर्न्स है और लाइकन्स है, ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के पास कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया? ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का अगर आप लैंड देखोगे तो हमारे पास 2.4% है, बहुत ज्यादा नहीं है। पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है स्पीशीज डाइवर्सिटी में, वो अच्छा खासा है, वो 8.1% है ना। तो 4 टाइम्स हो जाता है ये। 2.4 होने के बावजूद कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.1% है। आंसर होगा ए। मैंने कहा था इस चैप्टर में याद करने वाली चीजें फैक्ट है, अगर फैक्ट याद है तो आप फटाफट से आंसर कर लोगे। तो आंसर क्या होगा? ए। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे, ठंडे एरिया की तरफ जाओगे, है ना, और ऑफ कोर्स आप लैटिट्यूड में भी ऊपर जा रहे हो, टेम्परेट से ऊपर जा रहे हो, टुंड्रा रीजन पे जा रहे हो, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आप इक्वेटर के पास आते हो तो डाइवर्सिटी बढ़ती है बेटा, इंक्रीज होती है, लेकिन हमसे तो डिक्रीज पूछा है ना। तो आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ए। सिमिलरली जब आप पहाड़ से किसी प्लेनी एरिया में आते हो तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, हिल्स में रहना मुश्किल है, वहां डाइवर्सिटी कम है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ में कहाँ मिलती है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये PYQ भी था, हमने देखा भी था, और ये एनसीईआरटी की लाइन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी एनर्जी ज्यादा है ट्रॉपिकल में? सोलर एनर्जी, क्योंकि सीधा इक्वेटर पड़ गया ना। ट्रॉपिकल कहाँ? इक्वेटर के पास, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो वो सन के एकदम सामने। तो वहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो हाई प्रोडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया। ये हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इस तरीके से ये कर्व बना था, अगर आपको याद हो, कि एरिया बढ़ने से स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होती है। कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ ये कर्व है और स्ट्रेट लाइन भी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है S = CA की पावर Z, और यहाँ पर लिखा हुआ है log S = log C प्लस Z log A। मैंने आपको दोनों यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। और ये जो है शेप हमें बता रखी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वैसे अगर आप एक्चुअली इस इक्वेशन को किसी अच्छे मैथमेटिशियन से रीड करवाएंगे तो आपको पता चलेगा विद Z की वैल्यू की ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये लॉग स्केल है। फिर हमें दिया हुआ एनसीईआरटी में सीधा सीधा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हमें याद रखना पड़ता है। आंसर हमारे पास क्या होगा? सी।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का करेक्ट इक्वेशन बताना है। मैंने अभी आपके सामने बनाया log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो देखो जरा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। आप z की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप मेरा वो बच्चा हो जो कि पूरी सीरीज करता है अच्छे से, तो z की जो कॉमनली वैल्यू है, मैं लार्ज कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं करी, वो एक्सेप्शन हो जाएगा, पर जो नॉर्मली z का रेंज रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैं वेट कर रही हूँ मेरे उन बच्चों का जो कर रहे हैं सच में मन लगाकर एनसीईआरटी रिकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में z एक्चुअली होता क्या है, तो z स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वही स्लोप होता है जिससे आपको ग्राफ की स्टीपनेस का पता चलता है, और उसको एक और टर्म दी जाती है बेटा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्लोप भी है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी है। स्पीशीज रिचनेस s से रिप्रेजेंट करी जाती है, एरिया को ये a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, c जो है वो y पर आने वाला इंटरसेप्ट है, y स्लाइड पर आने वाला, y साइड पर आने वाला ग्राफ का इंटरसेप्ट होता है, ए एरिया है, एस स्पीशीज रिचनेस है, z को स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। मैं ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू में बता चुकी हूँ कि गिनती के 4 साइंटिस्ट है इस चैप्टर में और चारों से क्वेश्चन आता है। तो डेविड टिलमैन है, पॉल एलरिच है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, एडवर्ड विल्सन आ गया आपके साथ, रॉबर्ट में आ गया, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात करूं तो वो क्या कहते थे, स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में उन्होंने क्या समझाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हो, आप लंबे एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो, ज्यादा दूर तक जा रहे हो, तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, लेकिन अप टू अ लिमिट, क्योंकि उनका कर्व आप देखो बढ़ता हुआ उसके बाद कांस्टेंट हुआ है एक पॉइंट के बाद, है ना। तो कह रहे बढ़ेगा बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो अगर आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हो तो स्पीशीज रिचनेस पहली बात तो बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, एंड ओनली अप टू अ लिमिट, ये बात बिल्कुल ठीक है, ओनली अप टू अ लिमिट ही होती है। डिक्रीज करोगे एक्सप्लोर एरिया तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, आपको ए और बी बताना है इधर, है ना। तो ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इधर आप क्या लेते हो कि आपने कितना एरिया एक्सप्लोर किया, और इधर आप क्या लेते हो, स्पीशीज रिचनेस कि वो बढ़ रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपने कितना एरिया लिया। ठीक है, तो बी आपके पास एरिया है और ए आपके पास स्पीशीज रिचनेस है, कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, क्या हो रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीशीज एरिया की इक्वेशन क्या है ना, इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे। तो उस इक्वेशन में एस क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस, ए क्या होता है एरिया, सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, सारी बातें ठीक लिखी है, जेड क्या होता है स्लोप, वो तो हम पहले ही आंसर कर चुके हैं। तो देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सी बात एक स्टेबल कम्युनिटी के बारे में सही लिखी हुई है। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। अगर आप स्टेबल हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, डेविड टिलमैन बताते थे, बिल्कुल सही बात बताते थे। आपका जो कम्युनिटी होगा, इट शुड बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट ऑन सरफेस डिस्टर्बेंस। कोई भी सरफेस लेवल पर डिस्टर्बेंस आई, अगर आप एक स्टेबल कम्युनिटी हो तो आपने पहली बात तो आप उसको रेजिस्ट कर जाओगे। अगर आपने रेजिस्ट नहीं किया, आप पे असर आ गया, तो आप रेजिलिएंट हो, आप जल्दी उठ खड़े होगे, जल्दी बैलेंस वापस ले आओगे। तो यस, इट शुड ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। एकदम सही बात, एकदम सही बात है। आपको ऐसी सारी एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव करना आना चाहिए अगर आपकी कम्युनिटी स्टेबल है तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डेविड टिलमैन के लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो डेविड टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट्स पे बहुत लंबे लंबे समय के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कंपेयर किया एक स्टेबल इकोसिस्टम को एक अनस्टेबल इकोसिस्टम से, और उन्होंने बताया कि अगर एक स्टेबल इकोसिस्टम होता है तो उसका रेजिलियंस ज्यादा होता है। तो आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। वो प्लॉट जिसमें ज्यादा स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर उसमें ज्यादा है तो उसमें टोटल बायोमास में वेरिएशन कम आती है। सही बात है ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वो उतना ही स्टेबल है, उतना स्टेबल है तो कितना ही डिस्टर्बेंस हो जाए वो खुद को रेजिस्टेंस करेगा, खुद की रेजिस्टेंस शो करेगा और लगभग मोर और लेस हमें सेम बायोमास दिखाएगा। सो दिस इज करेक्ट। प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोज टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। जहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी तो मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो क्या ज्यादा वेरिएशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, फिर तो वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल होनी चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए हर साल कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। ये लाइन ऐसी है ना जो कंफ्यूज करती है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपसे जानना चाह रहे हैं कि एज अ स्पीशीज, एज अ कम्युनिटी, एज एन इकोसिस्टम, कि हर साल इस रेन फॉरेस्ट से इतना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर खाना बनता है।
अगर आपकी कम्युनिटी स्टेबल नहीं होगी तो फिर बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, इसका मतलब आपकी कम्युनिटी स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब आप स्टेबल हो, तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बेटा। तो ये कहना कि टू मच वेरिएशन है, ये गलत होगा। ज्यादा डाइवर्सिटी है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात है। जितनी डाइवर्सिटी उतना स्टेबल उतनी प्रोडक्टिविटी। तो ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या होगा? डी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल एलरिच। प्लीज यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इस हाइपोथेसिस में रिवेट का मतलब जानते हो, जो स्क्रू होते हैं ना, स्क्रू, और पॉपर का मतलब है निकाल लेना उनको। तो उन्होंने ये जो हाइपोथेसिस दिया था, इसमें उन्होंने एक इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंपेयर किया था, और जो रिवेट्स, जो स्क्रूज हैं, वो उसकी स्पीशीज बताई थी। और उन्होंने कहा था अगर मैं एक एक स्क्रू ढीला करता चलूं, एक एक रिवेट निकालता चलूं, तो वो कहना चाहते थे कि मैं एक एक स्पीशीज मारता चलूं। तो वो रिवेट से किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। और जो जो रिवेट वो निकालते जा रहे थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। और उन्होंने इकोसिस्टम को किससे कंपेयर किया था? एयरप्लेन से, है ना। तो पूरे इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंपेयर किया था। आंसर होगा सी। बहुत प्यारा सा हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने। पॉल एलरिच ने जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, उनके अकॉर्डिंग अगर रिवेट्स लॉस हो रही है, मतलब आप स्क्रू निकाल रहे हो, मतलब स्पीशीज मर रही है, और आपने वो रिवेट्स कहां से निकाली है? विंग से। तो वो एक्चुअली ये कहते थे बेटा कि अगर मैं चेयर कुर्सियों की स्क्रू ढीली करता रहूं तो क्या होगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे 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 एक एक रिवेट निकालते निकालते अगर मैं विंग्स तक पहुंच जाऊं और उसके रिवेट निकालने लगूं, तो मेरा एयरप्लेन डगमगा जाएगा, क्योंकि विंग्स के रिवेट्स से ही बैलेंस बना हुआ था। तो विंग कौन हो जाती है? इकोसिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो जाती है। अगर आपने उसको एक्सटिंक्ट किया तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो एक्चुअली विंग्स वाली रिवेट में किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? की स्पीशीज के लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि मेजर इकोसिस्टम के फंक्शन कर रही है, वो उसको बता रहे थे, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात करूं तो कौन सा करेक्ट नहीं है? क्या वो रिवेट को स्पीशीज मानते थे? ये बात तो ठीक है। क्या वो एयरप्लेन को इकोसिस्टम मानते थे? ये बात भी ठीक है। रिवेट्स जिनको वो अपने घर ले गए थे, इसका मतलब वो कहना चाहते थे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये बात भी ठीक है। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, की सभी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमंस, है ना, वहां पर ह्यूमंस आ गए हैं, जिसकी वजह से कितनी बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हुआ है? मोर देन 2000 बेटा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ पे आओगे ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे ह्यूमंस का आ जाना वहां की नेटिव बर्ड्स की 2000 से ज्यादा स्पीशीज को खत्म कर देगा। तो हमारा इतना असर होता है क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करते हैं अपने फायदे के लिए। तो अगर हम भी थोड़ा सा सुधर जाए ना, पूरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर लें हम। आंसर होगा ए। अच्छा, फिर एक रेड लिस्ट है 2004 में, उसके अकॉर्डिंग कितनी टोटल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं लास्ट 500 ईयर्स में? तो उन्होंने क्या बताया था कि लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, जिसमें एनसीईआरटी लिखती है कि पिछले 20 सालों में ही 27 हुई है, और लास्ट 500 सालों में 784 हुई है। उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी इनफैक्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या होगा? डी। कितनी स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हुई है लास्ट 500 सालों में? तो इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं। मतलब अगर मैं लास्ट 500 सालों की बात करूं, जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि 784, ये तो टोटल है, ये तो टोटल है जो एक्सटिंक्ट हुई है पिछले 500 सालों में। नंबर बहुत हाई है। इसको एक्चुअली इन्होंने 3 में डिवाइड किया हुआ है कि ये 359 जो आपको दिख रहा है, ये तो इनवर्टिब्रेट्स हैं सबसे ज्यादा। ये आंसर तो ये हो जाएगा आपके पास। वर्टिब्रेट्स 334 या 338 कुछ बता रखा है, और 87 प्लांट्स, ये प्लांट्स हैं, है ना। प्लांट्स कम एक्सटिंक्ट हुए हैं, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट ज्यादा हुए हैं। इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा 359। आंसर आपके पास क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं रीसेंट एक्सटिंक्शन की बात करूं तो कौन सा इनकरेक्ट है? डोडो मॉरिशस से गई है, जी हाँ। थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वागा अफ्रीका, ठीक है। स्टेलर सिकाओ कहां से? ऑस्ट्रेलिया से है बेटा, सॉरी रशिया से है बेटा, रशिया से, यूएसए से नहीं है, रशिया से। क्वागा अफ्रीका से है, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से है, और स्टेलर सिकाओ रशिया से है। तो ये गलत लिखा हुआ है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। तो हमें थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो इन पे है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। तो सबसे ज्यादा जो थ्रेट फेस कर रहा है एक्सटिंक्शन का, वो है आपके पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सबसे ज्यादा करे बेटा 32%। तो 3 का आपके पास होना चाहिए बी, जो कि 2 ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन हम हटा दे। सेकंड नंबर पे जिम्नोस्पर्म होता है, तो ये तो मुझे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर मैमल्स होता है विच इज 23%, ठीक है, 23%। तो 2 का हो जाएगा ए, और बर्ड्स का है 12% विच इज सी, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, जो एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस आएंगी जैसे कि सूखा आ गया, अकाल आ गया, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम प्रोसेसेस स्टेबल नहीं रहेंगे, जैसे कि प्रोडक्टिविटी स्टेबल नहीं रहेगी, उसमें वेरिएबिलिटी आने लग जाएगी। ये सारी ही बातें एकदम ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन में हमसे इविल क्वाड्रेट की बात करें तो इविल क्वाड्रेट में वो सारे 4 कारण आते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, तो बी हो जाएगा, जिसमें को एक्सटिंक्शन, जिसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये चारों चीजें आती है और मैं पीवाईक्यू में बता चुकी हूँ, ये बहुत रिपीट होती है, तो बी हो जाएगा। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन तो होगा, चलो नेचुरल कारण से भी होगा, लेकिन वो जो एक्सेलरेट हो गया ना उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, तो आंसर आपके पास क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है इविल क्वाड्रेट में? तो हैबिटेट लॉस, एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये सभी है, ऑल आर इन्वॉल्व, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्वॉल्व ना हो, तो आंसर आपके पास क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट एक्सटिंक्शन इज, देखो ये चारों हैं और बार बार पीवाईक्यू क्या आ रहा है? बार बार यही आ रहा है कि इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप उनसे उनका घर छीन लोगे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, ये बहुत रिपीटेड पीवाईक्यू है, प्लीज इसको याद रखना। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? हैबिटेट लॉस, आंसर होगा डी। ये गलती मत कर देना क्योंकि ये आएगा। लंग्स ऑफ प्लैनेट आप किसको कहते हो? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहते हो, क्योंकि 20% ऑक्सीजन में ये कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करूं, उसमें मिलियन ऑफ स्पीशीज है, लेकिन हम पागल हैं, हम उसको कट कर रहे हैं, हम उसको काटते जा रहे हैं, और इतने छोटे रीजंस की वजह से, क्योंकि एक तो हमको सोयाबीन उगाना है, दूसरा हमें हमारी बीफ कैटल्स को खाने के लिए घास देनी, तो हम इसलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट कट करें जो इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है बायोडाइवर्सिटी में। तो ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट है, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when large habitats are broken into smaller fragments due to various dash, लार्ज हैबिटेट को छोटे फ्रेगमेंट में हम ही बांटेंगे ना, तो इट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें माइग्रेटरी हैबिट है, उनको तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, है ना, ये तो है नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी है और पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, तो आंसर हो जाएगा बी। ऑफकोर्स उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन जो आ रही है, इंडिजिनस स्पीशीज को ग्रो नहीं करने देती, उसमें वाटर हाइसिंथ भी है, उसमें कैरेट ग्रास भी है, उसमें लेंटाना भी है, उसमें सारे ही एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिपिनस है बेटा, उसको खतरा किससे हो रहा है, मतलब वो खतरा किसके लिए है? इंडिजिनस कैटफिश के लिए। कौन सी इंट्रोड्यूस करी थी जिससे इंडिजिनस कैटफिश अफेक्ट हुई थी? क्लैरियस गैरिपिनस, आंसर आपके पास क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है को एक्सटिंक्शन के बारे में, कि अगर तुम मरे तो मैं भी मरूंगा, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ तो जो भी प्लांट और एनिमल उससे एसोसिएटेड था ऑब्लिगेटरी वे में, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हुआ तो उससे जुड़ा हुआ पैरासाइट वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। ये चीज आप प्लांट पॉलिनेटर के म्यूचुअलिज्म पे भी लगा सकते हो, कि अगर प्लांट गया तो पॉलिनेटर मरेगा, मतलब एक से दूसरा अफेक्ट होने वाला है, तो ये सब चीजों पर लगता है, वो हर एक म्यूचुअलिस्टिक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप पर को एक्सटिंक्शन लगता है, जहां दोनों साथ ही जी सकते हैं, तो एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा, आंसर आपके पास क्या होने वाला है? डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल नहीं है? तो क्लैरियस गैरिपिनस कैटफिश तो है, पार्थीनियम, लेंटाना, ये अपने सारे देखें, स्टेलर सीका और पैसेंजर पीजन जो है बेटा, ये इनकी जो डेथ हुई थी ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हुई थी, ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से नहीं हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके साथ हम एंट्री करें कंजर्वेशन में, हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। क्यों कंजर्व करना है हमें बायोडाइवर्सिटी को? तो ये तीनों कारण हमें समझाए गए हैं एनसीईआरटी में, कि नैरो कारण भी है कि डायरेक्टली पैसा मिलेगा बेनिफिट, ब्रॉड भी है एस्थेटिक वैल्यू, पॉलिनेशन, और एथिकल भी है कि ये जो धरती है ये सिर्फ आपके पापा जी की नहीं है, इस पर बहुत प्राणी रहते हैं और उन्हें जीने देना चाहिए हमको, ठीक है। कितना ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करता है? 20%, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीशीज दैट आर कन्फाइंड टू वन रीजन और वो कहीं ना मिले, ये पीवाईक्यू है, एक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक एरिया में मिले और कहीं ना मिले, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? देखो एन से नेशनल पार्क, एन से 90 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ में ये आपको ये 4 जैसा नहीं दिखता, तो वाइल्ड लाइफ 448 है, और बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास कितने हो जाएंगे? 14, तो BCA हो गया ना बेटा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सेक्रेड ग्रूव है, इन विच सेक्रेड ग्रूव द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज आर देयर। तो ये मेघालय है बेटा। अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो जहां सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में लिखा हुआ है वहां लास्ट लाइन है कि मेघालय, जहां पर आपको सेक्रेड ग्रुप खासी और जयंतिया हिल्स में मिलते हैं, वहां के जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो लास्ट रेफ्यूजी हैं बहुत सारे रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए। मतलब सिर्फ वही खासी और जयंतिया हिल्स में आपको वो कुछ ऐसे प्लांट्स है जो मिल रहे हैं और कहीं नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। आंसर आपके पास हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूं तो वहां स्पीशीज रिचनेस बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, लो नहीं होता, और एंडेमिज्म भी बहुत ज्यादा है, मतलब आपको ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जो सिर्फ वहां है और कहीं नहीं है। आंसर होगा ए। इसमें से कौन जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, नेशनल पार्क आ जाएगा, सेक्रेड ग्रुप आ जाएगा। जोलॉजिकल गार्डन क्या है, चिड़ियाघर है बेटा। तो चिड़ियाघर में आप उसको नेचुरल हैबिटेट में थोड़ी रख रहे हो, तो वो इन सीटू नहीं है, आप उसे लेकर आए हो चिड़ियाघर में, तो वो जोलॉजिकल गार्डन हो जाएगा। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है इंडिया में। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट मिल रहे हैं, एक तो आपको मिलेगा श्रीलंका, एक वेस्टर्न घाट्स, एक इंडो बर्मा और हिमालय। तो ईस्टर्न घाट्स हमारे पास हॉटस्पॉट में नहीं आता। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्रेड, वैसे टोटल वर्ल्ड में कितने हैं 34, इंडिया में कितने हैं 3। सेक्रेड ग्रूव वो प्लेस है जो कि हम एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं। ये वो प्लेस है जहां पर सब लोग वर्शिप करते हैं, ओके। ऑल पीपल आर वर्शिप, नहीं, इंसानों की पूजा नहीं होती। ये वो प्लेस है जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल ट्रेडिशन इस बात पे एम्फसाइज करता है कि हमें नेचर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे नेचर की पूजा होती है, तो वो सेक्रेड है उनके लिए। वो जंगल सेक्रेड है, वो कहते हैं इस नेचर को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप इसे कट नहीं कर सकते, आप इसको मतलब डिफोरेस्टेशन मत करो, आप हैबिटेट के लिए डिस्ट्रक्शन मत करो, क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं। वहां नेचर को ही सेक्रेड बना रखा है, वो सेक्रेड ग्रुप होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसपे खतरा है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना, उसमें हाई रिस्क ऑफ डेथ है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, या हाई रिस्क ऑफ डेंजर है। क्या उसको डेंजर बाकी ऑर्गेनिज्म से है? नहीं बेटा, वो तो नेचर में पहले ही था। प्रेडिटर से नुकसान होना या प्रेडिटर का डर लगना ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रेडिटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, हम पढ़ते हैं। तो ये नहीं है वो ऑर्गेनिज्म जिन पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है कि अगले बस नियर फ्यूचर में वो भरने वाले हैं, या वो जिन पे डेथ का हाई रिस्क है एनवायरमेंट की वजह से। तो इट्स नॉट जस्ट एनवायरमेंट, हम भी रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज भी रीजन हो सकती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट एनवायरमेंट, बस उन पे खतरा है कि वो नेक्स्ट नियर फ्यूचर में मर सकते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो ज्यादा करेक्ट होगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, बी। इसमें से कौन सा XC2 नहीं है बेटा, तो चिड़ियाघर तो XC2 होता है, बॉटनिकल गार्डन XC2 होता है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, 9 आई गेस, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, उसमें आप नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हो एनिमल को, तो ये आपके पास INC2 है, XC2 नहीं है। आंसर फिर से क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, अगर कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज है, मैंने उनके गैमेट्स को समहाउ प्रिजर्व कर लिया, और वेरिएबल नहीं होगा, ये वाइएबल होगा, वाइएबल और फर्टाइल कंडीशन में अगर मैं उसे प्रिजर्व कर लूँ, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आंसर हो जाएगा बी। आंसर होगा बी, क्योंकि आप इसको -196 डिग्री सेल्सियस अमोनिया पे रखते हो और प्रिजर्व करके रखते हो वाइबल कंडीशन में। XC2 कंजर्वेशन है। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट PYQ में भी रिवाइज करवाया था। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो है ना, साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग, ये 1992 में, वो 2002 में। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंजर्वेशन में जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट हैं उन्हें हम उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला रहे हैं, दे आर टेकन आउट, और फिर हम उन्हें स्पेशल सेटिंग में रख रहे हैं। तो बेटा वो XC2 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, XC2 की बात कर रहे हैं, है ना। अगर स्पेसिफिकली जैसे आपको किसी गैमेट को वाइबल कंडीशन में रखना है तो आंसर क्रायो प्रिजर्वेशन होता। अगर हम कहते हैं कि उसको नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आंसर INC2 कंजर्वेशन होता, लेकिन हम उसे बाहर लाए हैं तो आंसर XC2 कंजर्वेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीड्स थे अलग अलग जेनेटिक स्ट्रीम्स के, है ना, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है, उन्हें भी हम लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ करेंगे, सीड बैंक में। सीड कहाँ जाएंगे, सीड बैंक में। गैमेट्स कहाँ जाएंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन में। आंसर होगा सी। विच आर इन्वॉल्व्ड इन INC2 कंजर्वेशन, तो बायोस्फीयर रिजर्व INC2 आएगा, क्रायो XC2 होता है, सीड बैंक XC2 होता है, चिड़ियाघर XC2 होता है, सफारी पार्क में बढ़िया जीप घूमती है, जिप्सी घूमती है, XC2 होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर XC2 होता है, लैब में हो रहा है। नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्रुप INC2 होते हैं। तो सिर्फ 3 है बेटा, 1, 5 और 7। 1, 5 और 7। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। और इसके साथ आपने सारे MCQ कंप्लीट कर लिए जो इस चैप्टर से बन सकते थे, जितने बन सकते थे आपने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ असर्शन रीजन प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला सेशन मुझे क्या कह रहा है कि देयर आर अराउंड मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन इंडिया।
ये बात बिल्कुल ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती है, पहले वो एक्चुअली बताती है कि इंडिया में ना 45,000 प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे लिखेगी कि 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के हैं और नियरली इसका डबल आपके पास एनिमल है, मतलब 90,000 के अराउंड एनिमल है। लेकिन रॉबर्ट मे ने हमें बताया है कि 22% तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ है, मतलब जितना भी डेटा आपको मिल रहा है वो कम ही है, क्योंकि उसका हमको सिर्फ 22% ही मिला है। सॉरी, उन्होंने बोला है कि जो टोटल डेटा है उसका सिर्फ 22% आपके पास आया, बाकी का तो अभी आपने डिस्कवर भी नहीं किया। तो उससे एक एस्टिमेट निकाला गया कि फिर उस हिसाब से तो हमारे पास 1 लाख प्लांट्स होंगे और शायद 3 लाख एनिमल होंगे। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं कि हमारे पास मोर देन 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स की स्पीशीज होंगी? नंबर नहीं बता रही, स्पीशीज की बात कर रही हूँ कि 1 लाख स्पीशीज होंगी प्लांट की और 3 लाख एनिमल की स्पीशीज होंगी। क्योंकि रीजन इज मे के एस्टिमेट ने हमें बताया था कि अभी तक जो आपके पास रिकॉर्डिंग है ना कि अच्छा 45,000 है, वो सिर्फ 22% है। तो उससे हमने बाकी का कैलकुलेट किया और हमें आंसर मिला। तो एक्सप्लेनेशन भी एकदम ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में आसपास लिखी गई है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जैसे स्टेलर सीका हो गई, पैसेंजर पिजन गई, ये सब ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से गई है। सही बात है, आज के टाइम में बहुत सी मरीन फिशेस अराउंड दी वर्ल्ड हम उनको ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज को एंडेंजर कर देंगे। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, पर ये दोनों स्टेटमेंट एकदम दूर दूर है। आप इस चीज से कि हम उन्हें एंडेंजर कर देंगे, आप इस बात को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन को एक्सटिंक्शन की तरह, इनका एक्सटिंक्शन हो गया। एक्चुअली इसका रीजन तो इसी में लिख दिया ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो वो तो रीजन यहीं पर लिख दिया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स, 3 लाख बीटल्स हैं, 28,000 फिश हैं, 20,000 ऑर्किड्स हैं। एकदम सही बात लिखी हुई है। रीजन देखो, हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पर मिलती है, नहीं, जेनेटिक लेवल पर भी मिलती है, इकोलॉजिकल लेवल पर भी मिलती है। तो रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो सेक्रेड ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं, ओके, GROOVES, नहीं सिंगल ही होगा, सिंगल ही होगा, ठीक है। हाँ, तो आपको खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में मिल रहे हैं, अरावली राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, और मध्य प्रदेश में आपको सरगुजा, चंदा और बस्तर मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मेघालय जो सेक्रेड ग्रुप है वो लास्ट रेफ्यूजी है बहुत सारे रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स के लिए। दोनों ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। मतलब यहाँ आप सबका नाम बता रहे हो सेक्रेट ग्रुप का, यहाँ आप मेघालय लास्ट रेफ्यूजी बता रहे हो, एक्सप्लेन नहीं हो रहा ना, तो बी हो जाएगा। लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो आपको साउथ अमेरिका में मिल रहा है, उसकी अर्थ पे बहुत ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। जी हाँ, और कैसे वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो नंबर आपको बता रहा है कि अच्छा 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिश हैं, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स और एम्फिबियन हैं, 378 रेप्टाइल हैं और 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट रीजन भी है, आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया के पास 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट मैंगो राइस है, उल्टा लिखा हुआ है। ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा एम्फिबियन की डाइवर्सिटी है, नहीं, वेस्टर्न घाट्स में, दोनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है, 8.1% टोटल ऑक्सीजन दे रहा है, नहीं 20% दे रहा है ना, ये गलत है। स्पीशीज विच हैज नो करंट या इकोनॉमिकल वैल्यू, तो उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है, ये गलत है ना, क्योंकि सिर्फ तुम उससे पैसा नहीं कमा पा रहे तो उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर से दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा डी। सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अगर आप एक साथ रख दो तो वो अर्थ का 2% से भी कम लैंड एरिया लेते हैं, ये बात ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज दी हॉटस्पॉट्स कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई, लैंड एरिया वो बहुत कम ले रहे हैं, पर उनमें जो स्पीशीज मिल रही है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आपने उनको भी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट कर लिया ना, सिर्फ इन गिने चुने हॉटस्पॉट्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया, तो आप एक्सटिंक्शन को ऑलमोस्ट 30% तक रोक पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट ठीक, पर ऑफकोर्स दोनों अलग अलग हैं। एक आपको बता रहा है कि कितना लैंड कवर हो रहा है हॉटस्पॉट से सिर्फ, और दूसरा आपको बता रहा है कि उसमें इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है कि अगर उसको आप प्रोटेक्ट कर लो तो आप 30% तक एक्सटिंक्शन को रोक सकते हो। तो बी होगा बेटा, इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आंसर होगा बी। हम चल रहे हैं किस पे? फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखिए कैसा क्वेश्चन है, द स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। अगर मैं इक्वेटर की तरफ आती हूँ तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, इट इंक्रीजेस, वेयरएज इट डैश व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ जाओगे तो डिक्रीजेस, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, 4 प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर आप हर लेवल की डाइवर्सिटी को स्टडी करो लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ ये हो कि इससे मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मतलब मुझे कैसा फायदा होगा, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट देख रहे हो पैसा कमाने का लिविंग बीइंग से, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग।
ये नैरो यूटिलिटेरियन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप इसको देखोगे तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। द पार्ट ऑफ अर्थ जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे आप क्या बोलोगे? अर्थ का वो पार्ट जहां लाइफ है, बायोस्फीयर। अर्थ के पार्ट्स आपने कैसे डिवाइड करेंगे? जहां पर आपकी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर पानी है, हाइड्रोस्फीयर लैंड है, लिथोस्फीयर जहां लाइफ है बायोस्फीयर, है ना। सबसे बायो से बड़ा बायोस्फीयर तो होता है। एक्सटिंक्शन एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक्सटिंक्शन हो तो ऐसे एक्सटिंक्शन को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। कुछ भी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड एंथ्रोपोजेनिक। अगर एवोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है तो उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन कहते हैं, ना। तो ये होगा आंसर, हो जाएगा 4। मैच टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। डोडो, मतलब आपको कहाँ से वो एक्सटिंक्ट हुई है मैच करना है। तो डोडो तो मॉरिशस से गई है, स्टेलर सीका और रशिया से गई है, क्वागा अफ्रीका से गई है, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से गई है ना। तो ए का आपके पास क्या हो जाएगा 2, बी का आपके पास क्या हो जाएगा 4, सी का आपके पास क्या हो जाएगा 3 और डी का आपके पास क्या हो जाएगा 1। देखो आप बिना ऑप्शन के कर रहे हो। अगर आप ये बिना ऑप्शन के कर रहे हो तो सोचो आपकी एनसीईआरटी कितनी स्ट्रांग है आज के टाइम में, कितनी स्ट्रांग है। कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको ये कर्व दिया हुआ है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। तो सबसे पहले तो आपको एक्स और वाई पहचानना है। तो एक्स तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जी। और जो स्ट्रेट लाइन है वो लॉग कर्व है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? लॉग एस इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो ये तो हमने कर लिया। फिर हमें कह रहे हैं स्पीशीज एरिया और स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में जो रिलेशन है उसे आप कैसे डिनोट करते हो? तो उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से डिनोट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गलत है, ये log कर्व है, पर इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ही करते हैं बेटा। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ही करते हैं। द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ, अब ये तो मैंने वैसे आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था तो आई होप बच्चों ने तो बता दिया हो, बिना पढ़े बता दिया हो। पर वैसे जो z की वैल्यू रहती है, वो 0.1 से 0.2 रहती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप, कहीं का भी हो वो 0.1 से 0.2 रहती है। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट की लेते हो तो वो 0.6 से 1.2 के बीच में हो जाती है, ठीक है। अगर मैं लोग स्केल पे लूं तो स्पीशीज एरिया और स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? स्ट्रेट लाइन, तब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर आप लॉग कर्व पे नहीं ले रहे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसके साथ आपने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेते हो बेटा, इससे ज्यादा आपको 2025 में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप 100% इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बढ़िया से सॉल्व करोगे। और आपको दिखाया है मैंने पीवाईक्यू में 5 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी सा चैप्टर है, फैक्चुअल सा चैप्टर है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हूँ अच्छे से। और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर मुझे जरूर बताना। एंड आई सी यू सून। हम अगले चैप्टर का एनसीईआरटी रिकॉल करेंगे साथ में। Thank you so much and keep learning.